नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सीरीज चल रही है हमारी, और कंप्यूटर सीरीज में आज है हमारी क्लास नंबर 13। दोस्तों, कंप्यूटर की ये लास्ट क्लास होगी आज। इस हफ्ते की ये लास्ट क्लास होगी। अभी एक वीक के लिए इसको हम विराम पे रखेंगे, और तब तक जो है हम रीजनिंग के टॉपिक्स जो कुछ बचे हैं वो रीजनिंग कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि काफ़ी क्लासेस अब हो चुकी हैं, इसको अब अगले हफ्ते में अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, तो इसको समझने की भी ज़रूरत है। दोस्तों, एक वीक का टाइम है, आप जितनी भी क्लासेस हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करना, क्योंकि हम जैसे-जैसे क्लासेस में आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे कंप्यूटर जो है वो और भी ज़्यादा डीप होता जाएगा दोस्तों। इन केस आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी। दोस्तों, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज रात रात 10 बजे जो है एक एमसीक्यू ईवीएस का एक मॉक जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है 25 क्वेश्चंस का थ्रू गूगल फॉर्म्स। उसका लिंक जो है दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। इन केस आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि एरर एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रोग्राम में कोई भी एरर आ जाता है दोस्तों, एरर आ जाता है तो उस एरर को कहा जाता है बग। और इस एरर को फाइंड आउट करना या इसको फिक्स करने के प्रोसेस को दोस्तों कहते हैं डिबगिंग। क्या कहते हैं? डिबगिंग। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में जो सबसे पहला एरर है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, वो है सिंटैक्स एरर। क्या है? सिंटैक्स एरर। दोस्तों, जिस तरीके से इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं, दोस्तों, उसी तरीके से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर वो रूल जो है प्रोग्रामिंग करते करते उन प्रोग्रामिंग के रूल्स को अगर आपने वायलेट किया, तो हम कहेंगे कि इसमें कौन सा एरर आ गया? सिंटैक्स एरर आ गया। ठीक है? तो ये कब अकर होता है? व्हेन द कोड वायलेट्स द ग्रामर रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे सेमीकोलन मिस हो गया, अनमैच्ड ब्रैकेट्स हो गए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली ब्रैकेट कब लगती है, ये वाली ब्रैकेट कब लगती है। तो इसी तरीके से जो है दोस्तों, ये होते हैं आपके प्रोग्रामिंग के रूल्स। तो अगर ये प्रोग्रामिंग रूल्स आपने वायलेट किए हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं सिंटैक्स एरर। दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हमने कल ट्रांसलेटर्स पढ़े थे, तो क्या पढ़ा था हमने? एक पढ़ा था कंपाइलर, एक पढ़ा था इंटरप्रेटर, और तीसरा पढ़ा था आपने असेंबलर। जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर दोस्तों, जब भी वो कंपाइल करता है, तो कंपाइल करने से पहले वो चेक करता है सिंटैक्स एरर तो नहीं है इसमें, कि कंपाइल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तब फिर तो, क्योंकि जब सिंटैक्स एरर आएगा तो कंपाइल करके करेगा क्या उसका वो। ठीक है? तो पहले तो बेसिक एरर जो है उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है। तो कंपाइलर जो है वो कंपाइल करने से पहले ही किस एरर को चेक करता है? सिंटैक्स एरर को। तो चलिए, दूसरा एरर जो है दोस्तों वो है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में क्या होता है दोस्तों, कि लॉजिक ही आपने गलत लगाया होता है। ठीक है? जब लॉजिक ही गलत लगाओगे तो आउटपुट तो गलत आएगा ही आएगा। ठीक है? क्या प्रोग्राम जो है वो चलेगा या नहीं चलेगा? प्रोग्राम बिल्कुल दोस्तों चलेगा। ये कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। चीज़ों को किस ऑर्डर में अरेंज कर दो? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। किसी भी चीज़ों को मैंने बोला कि असेंडिंग, जैसे मान लो मैंने 1 से लेकर 10 तक बोल दिया कि नंबर्स को अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर्स में। ठीक है? तो लेकिन आपने असेंडिंग ऑर्डर की जगह क्या कर लिया? डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर लगा लिया। क्या ये प्रोग्राम चलेगा? प्रोग्राम तो चलेगा, लेकिन जो आउटपुट आपको चाहिए था, क्या आउटपुट वो आपको मिला? वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो लॉजिक लगाया था वही लॉजिक क्या था? गलत था। जैसे मैंने ये आपसे कहा कि ग्रेटर देन की जगह आपने लेस देन का साइन यूज़ कर लिया। ऐसे में जब लॉजिकल एरर होता है, ये दोस्तों ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि क्या प्रोग्राम क्रैश करेगा? प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा दोस्तों। लॉजिक आपने गलत लगाया है, वो उसी लॉजिक के हिसाब से चलेगा। वो डिज़ायर्ड आउटपुट जो होगा, वो डिज़ायर्ड आउटपुट लॉजिकल एरर में नहीं आता है दोस्तों। तीसरा एरर जो है दोस्तों, दैट इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर से ही आपको पता चल रहा होगा कि जब भी कोई प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उस टाइम पे जो एरर आएगा दोस्तों,
उस एरर को रन टाइम एरर कहते हैं। इस दौरान जब रन मतलब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस समय जो एरर आएगा उसे रन टाइम एरर कहते हैं। मतलब रन टाइम एरर की वजह से आपका प्रोग्राम जो है वो दोस्तों वो क्रैश कर जाएगा। क्या करेगा? क्रैश करेगा, मतलब पूरा प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। ठीक है? इट हैपेंस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन कॉजिंग प्रोग्राम टू क्रैश। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई मान लो आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, उसमें आ गया डिवीजन बाय जीरो। किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करोगे उसके बाद क्या है? उसके बाद तो कुछ भी नहीं। ठीक है? उसके बाद नल पॉइंटर एक्सेस करेगा और प्रोग्राम आगे चलेगा ही नहीं। समझ आ गई दोस्तों आपको कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम अगर कोई एरर आ जाए तो उसे कहते हैं रन टाइम एरर, और रन टाइम एरर करने से आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाता है दोस्तों। उसके बाद है सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक यहाँ पे एस वाई है, ये एस ई है, गलती से एस वाई लिखा गया है। सिमेंटिक एरर जो है, सिमेंटिक एरर दोस्तों, सिमेंटिक एरर में क्या होता है? कोड आपका करेक्ट है, लेकिन जो प्रोग्रामर ने, कोड आपका बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, लेकिन जो आपने प्रोग्रामर इंटेंड करता है कि मेरा आउटपुट ये हो। आप प्रोग्राम बनाओगे कुछ, मतलब मान लो आप प्रोग्रामर हो, आपने एक प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम लिखते समय आप चाहते हो कि इस प्रोग्राम का ये आउटपुट होना चाहिए। आपने प्रोग्राम पूरा लिख लिया, लेकिन वो आउटपुट जो आपको चाहिए था, डिजायर्ड आउटपुट, वो नहीं आया। ठीक है? लेकिन कोड भी सही है आपका, कोड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन तो भी आपका आउटपुट जो है वो गलत आ जाए, तो ऐसे में जो एरर होता है उसे कहते हैं सिमेंटिक एरर। क्या कहते हैं? सिमेंटिक एरर। अब सिमेंटिक एरर में क्या क्या चीज़ होगी? हो सकता है आपने किसी रॉन्ग फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया हो, किसी रॉन्ग वेरिएबल का इस्तेमाल कर लिया हो। कोड आपका पूरा सही है, लेकिन कोड लिखते लिखते आपने किसी गलत फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया, किसी गलत वेरिएबल का इस्तेमाल कर लिया। ऐसे में जो एरर आएगा दोस्तों वो सिमेंटिक एरर होता है। क्या एरर होता है? सिमेंटिक एरर होता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी बग या सिक्योरिटी एरर। सिक्योरिटी बग जो है दोस्तों, अब हम कहते हैं ना कि हमारा जो है वो कंप्यूटर हैक हो गया। ठीक है? कंप्यूटर हैक हो गया या मोबाइल हैक हो गया या कोई आईडी हैक होगी। ठीक है? तो ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि जब आपने कोई प्रोग्राम लिखा होगा तो उसमें कोई ना कोई सिक्योरिटी लैप्स रहा होगा। क्या रहा होगा? सिक्योरिटी लैप्स रहा होगा, जिस वजह से हैकर जो है उसने उसको एक्सेस कर लिया। इट मेक्स द सिस्टम वल्नरेबल टू द अटैक। जो भी सिक्योरिटी बग होता है, सिक्योरिटी अटैक होता है, आपके प्रोग्राम लिखते समय ऐसी कोई गलती हुई होगी जिससे जिस गलती को जो है वो हैकर जो है वो उसको एक्सप्लॉइट करके आपके सिस्टम में एंट्री कर सकता है। ठीक है? तो वो होता है सिक्योरिटी बग। नेक्स्ट है दोस्तों लॉजिकल बम या फिर हिडन बम भी जिसको कहते हैं। ये बग है, हिडन बग या फिर लॉजिकल बम। लॉजिकल बम कहते हैं, बग नहीं है, बम ही है ये बेसिकली क्या होता है कि जब आपने कोई प्रोग्राम लिखा उस समय इंटेंशनली, जब आपने कोई प्रोग्राम लिखा उस प्रोग्राम के अंदर इंटेंशनली आपने कोई एक ऐसा कोड रखा होगा कि किसी सर्टेन कंडीशन को जब ये मीट करेगा तो ये प्रोग्राम चल पड़ेगा, ये प्रोग्राम चल पड़ेगा। ठीक है? तो ये क्या है दोस्तों? इंटेंशनल मैलिशियस कोड दैट ट्रिगर्स अंडर सर्टेन कंडीशन। इसकी मैं दोस्तों आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। आपने देखा होगा कि अभी जो है वो जो पेजर फटे थे, जब हमास और इजराइल का जब इशू चल रहा था, तो आपने देखा होगा कि बार बार जो उनके जो पेजर्स थे वो फट रहे थे। अब बेसिकली इसमें हो क्या रहा था कि इन्होंने क्या किया था, ये जो इजराइल वाले थे, जब उन्होंने उन पेजर को डिज़ाइन किया था तो उसमें उन्होंने 6 महीने, एक साल से पहले की प्लानिंग चल रही थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, एक ऐसा ही एक लॉजिक बम या फिर इंटेंशनल ये मैलिशियस कोड जो था उसमें कोडिंग की हुई थी। अब उसमें क्या था, ये कब ट्रिगर करता है? जब वो किसी सर्टेन कंडीशन को मैच करता है। सर्टेन कंडीशन बोले तो जैसे किसी डेट को या किसी टाइम को जो उसने उसमें फिक्स किया होगा, तभी वो एक साथ जो है वो फटने शुरू हो जाते थे। उसमें क्या था, डेट और टाइम तो था ही था, उसमें था कि जब भी वो उस पे रिंग बजेगी तो वो फटना शुरू हो जाएगा, कि ताकि जब वो रिंग रिंग जब बजेगी वो अपने हाथ में लेगा उस पेजर को, जैसे ही वो पेजर को हाथ में लेगा तो वो फटने शुरू हो जाते थे दोस्तों। तो ऐसे में क्या, इन एरर्स को क्या कहा जाता है? ऐसे में इस कोड को कहा जाता है हिडन बग या फिर लॉजिक बम। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन एरर। ये आपने काफ़ी बार देखा होगा कि मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन खोली, वो एप्लीकेशन खुल नहीं रही।
वो एप्लीकेशन खुल नहीं रही है क्योंकि उसमें आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन एरर। उसमें क्या आ जाता है? कॉन्फ़िगरेशन एरर। ये कॉन्फ़िगरेशन एरर किसकी वजह से आता है? रॉन्ग सेटिंग्स की वजह से। किसकी वजह से आता है? रॉन्ग सेटिंग्स की वजह से। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, इट अराइजेस ड्यू टू इनकरेक्ट सेटिंग्स और एनवायरनमेंट। ठीक है? तो जिसकी वजह से जो एरर होता है वो कौन सा एरर होता है दोस्तों? कॉन्फ़िगरेशन एरर होता है दोस्तों। ठीक है? अब ये जो लॉजिक बम और जो सिक्योरिटी बग है दोस्तों, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं इसको समझने की ज़रूरत है। ये जो आपका लॉजिकल बम है या लॉजिक एरर है, इसे क्या कहते हैं? ये था एक मैलिशियस कोड। मैलिशियस कोड का मतलब होता है जिसकी इंटेंशन होती है आपको हार्म करने की। मतलब जिस कोड की इंटेंशन हो हार्म करने की, उसको कहा जाता है मैलिशियस कोड। ए मैलिशियस कोड हिडन इनसाइड द प्रोग्राम दैट एक्टिवेट्स व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। ठीक है? सर्टेन कंडीशन जैसे डेट, टाइम, ईयर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? वो कंडीशन जो उस प्रोग्रामर ने उस टाइम कोड रखते समय सेट की होंगी, उन कंडीशन को जब वो मेट करेगा तो वो जो है वो प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? अब जो वो प्रोग्राम एक्टिवेट होगा उसके साथ जो भी उसने चीज़ कनेक्ट की होगी वो चीज़ आराम से हो जाएगी। जैसे उन पेजर्स में उन्होंने क्या किया था कि जैसे रिंग आएगी, ठीक है, 6 महीने 7 महीने के बाद, क्योंकि वो पहले प्रोक्योर करेंगे उनको पेजर। देखो पेजर्स में क्या किया था उन्होंने, पेजर्स में उन्होंने पहले प्रोग्रामिंग की। तो ऐसा तो नहीं था कि आज ही रिंग आएगी तो आज ही फट जाएँगे, ऐसा नहीं था। उनको पता था कि ये जो हमास वगैरह है ये इनको क्या करेंगे? प्रोक्योर करेंगे। क्या करेंगे? प्रोक्योर करेंगे। और प्रोक्योर करने में मान लो 1 साल का टाइम लग गया या 2 साल का टाइम लग गया, तो या 6 महीने का टाइम लग गया, तो उन्होंने मान लो 1 साल की बाद की डेट डाल दी। फिर उसमें उन्होंने डाल दिया कि आज से 1 साल बाद या 1.5 साल के बाद जब इस पे रिंग आएगी, जैसे ही ये बंदा इस रिंग को पिक करेगा तो वैसे भी वो कोड एक्टिवेट हो जाएगा। और वो कोड रखा था किसके साथ? वो एक किसी बॉम्ब के साथ उन्होंने रखा होगा और वो बम जो था उसमें फट जाता था। ठीक है? समझ आई बात आपको? अब ये तो एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल क्या है इसको? ठीक है, दूसरी एग्जांपल होती है जैसे मान लो कि कोई बंदा जो है वो किसी कंपनी में काम करता है। उसने कोई कोड बनाया, कोई प्रोग्राम, उसे कंपनी वालों ने कहा कि ये प्रोग्राम आपको बनाना है। ठीक है, ये प्रोग्राम तो उसने बना लिया। लेकिन वो क्या होते हैं, कभी-कभी कुछ प्रोग्रामर शरारती होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसमें एक कोड डाल देते हैं कि जैसे ही मैं इस कंपनी से चला जाऊँगा, उसे पता होता है कि आज से 6 महीने या 7 महीने के बाद मैं इस कंपनी को छोड़ दूँगा। तो ऐसे में वो चाहता नहीं है कि कंपनी जो है वो उस प्रोग्राम का यूसेज करे। तो वो उसमें एक ऐसा कोड डाल देगा जिसकी वजह से वो फाइल ही डिलीट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? ऑटो डिलीट हो जाएगी वो फाइल उस दिन। समझ आई बात आपको? कोड दैट डिलीट्स फाइल व्हेन अ यूज़र लीव्स अ कंपनी। ठीक है? दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी बग है दोस्तों, सिक्योरिटी बग क्या होता है? ए मिस्टेक, क्या था यहाँ पे, या फिर कोई फ्लॉ दैट अटैकर्स कैन एक्सप्लॉइट। क्या कहा था मैंने कि ऐसी मिस्टेक जो प्रोग्रामर करता है वो जानबूझकर नहीं की उसने, ये इसने अनइंटेंशनली उससे रह गई ये चीज़। ठीक है? लेकिन अटैकर को ये पता चल गया कि इसमें ये कमजोरी है, इस कमजोरी के थ्रू मैं इसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा फंक्शन दैट अलाउज लॉग इन विदाउट पासवर्ड, कि पासवर्ड डालना ही भूल गया वो। ठीक है? मान लीजिए मैं आपको किसी चीज़ का एक्सेस करने के लिए देता हूँ, तो बेसिकली मुझे क्या देना चाहिए था आपको कि आपको एक इसमें लॉगिन आईडी डालो और इसमें एक पासवर्ड डालो। लेकिन जब मैंने ये प्रोग्राम बनाया, तो प्रोग्राम बनाते समय मैंने इसमें लॉगिन आईडी तो डाली, लेकिन मैं ये यूज़र से भूल गया कि इसमें पासवर्ड भी डालना था। ठीक है? मतलब पासवर्ड की कंडीशन डालना ही भूल गया मैं। जब पासवर्ड की कंडीशन डालना भूल गया मैं, तो फिर तो कोई भी एक्सेस कर लेगा जिसके पास लॉगिन आईडी होगी। तो समझ आई बात आपको? इसीलिए इसे कहा जाता है सिक्योरिटी बग। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जैसे परफॉर्मेंस बग। तो नाम से ही पता चल रहा है प्रोग्राम जो है वो काफ़ी स्लो है, क्योंकि वो ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा है। ठीक है? ये मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं कि परफॉर्मेंस बग से ही पता चल रहा है कि परफॉर्मेंस में एरर आ रहा है। ठीक है? परफॉर्मेंस में एरर कब आएगा? जब आपका प्रोग्राम जो है वो काफ़ी स्लो चल रहा होगा। ठीक है? वो मेमोरी ज़्यादा खा रहा होगा, इसलिए इस वजह से जो है वो परफॉर्मेंस बग आ जाता है। ठीक है? ए कंपाइलर, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बोली कि जो कंपाइलर होता है दैट चेक्स द सोर्स कोड फॉर एनी सिंटैक्स एरर। पहले वो किसके लिए चेक करता है कि कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। अगर सिंटैक्स एरर है तो ठीक है, कंपाइल करने की जरूरत ही नहीं है, बिफोर कन्वर्टिंग इनटू द मशीन कोड। ये कल की बात बोली थी मैंने आपको। एग्जांपल्स ऑफ सिंटैक्स एरर भी पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंटैक्स एरर। जैसे मिसिंग सेमीकोलन, ठीक है,
ये भी एक ग्रामर का बेसिक रूल्स है प्रोग्रामिंग के। अनमैच्ड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस कहते हैं इनको, ठीक है। उस तरीके से मिसस्पेल्ड कीवर्ड्स, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जैसे आपको प्रिंट करना, प्रिंट एफ लिखना होता है तो आप क्या लिखते हो, PRNTF, ऐसे प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, सॉरी ऐसे लिखते हैं प्रिंट एफ। लेकिन कभी कभी मान लो गलती से आपने ऐसे लिख लिया PIRNTF, तो स्पेलिंग एरर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इनकरेक्ट वैल्यूएबल डिक्लेरेशन, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एग्जांपल्स हैं किसकी, सिंटैक्स एरर की दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ एरर जो है वो समझ आए होंगे, ठीक है। आजकल इनका भी चलन है काफी, ऐसे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ से। आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि विच एरर इज डिटेक्टेड बाय कंपाइलर बिफोर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कौन सा एरर जो है वो कंपाइलर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ही, जैसे लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर या सिमेंटिक एरर। आप जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा एरर होता है दोस्तों। तो ये थे एरर्स। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को काफी डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे हम। अब बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरफेस का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर, आपके पास कोई हार्डवेयर है, एक हार्डवेयर है, एक यूजर, यूजर बोले तो हमने इस हार्डवेयर से कोई काम लेना है, तो बीच में कोई तो इंटरफेस होना चाहिए ना, जिसकी वजह से मैं इसके साथ बात कर सकूं, ठीक है। अब मैं इसके साथ कनेक्ट कैसे करूंगा, वो कनेक्ट करूंगा थ्रू एन इंटरफेस नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्रू एन इंटरफेस नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेस का मतलब होता है जो दो चीजों को कनेक्ट करे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है, किस किस के बीच में, एक यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। अब इंटरफेस कैसा क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे क्रिएट, ये यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जो मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे हार्डवेयर के साथ कैसे काम करना है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी कभी रिसोर्स मैनेजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिसोर्स मैनेजर भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फ्लो चार्ट से समझाना चाहता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम। ये कंप्यूटर यूजर है, मान लीजिए ये मैं हूं, और ये है कंप्यूटर का हार्डवेयर। मुझे एक्चुअल में यहां से यहां आना है बात करने के लिए, तो कैसे मैं बात करूंगा कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, बीच में क्या होगा, बीच में एक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या रख दूंगा मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्रिएट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा इंटरफेस क्रिएट कर देता है जिसपे आपकी बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स काम करती हैं। क्या बोला मैंने, देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मैंने क्या कहा था कि मैं एक यूजर हूं जिसको बात करनी है कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब बात करनी मतलब कम्युनिकेशन करनी, ठीक है ना। कम्युनिकेशन करनी है किसके साथ, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। ये सब चीजें कौन कराएगा, ये सब चीजें कराएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है इंटरफेसिंग का बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये क्या क्रिएट करेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है ये, जहां पे बाकी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उस प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं। समझ आई बात आपको, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्राइमरी फंक्शन है दोस्तों इंटरफेस को क्रिएट करना। क्या करना, इंटरफेस को क्रिएट करना, किस किस के बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच। इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। दूसरा क्या काम करता था दोस्तों यहाँ पे, दूसरा क्या काम करता था ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जिसपे आपकी बाकी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर सके। समझ आई बात आपको, ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है। इट क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तो किसी प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, ठीक है। वो जो है वो इंटरफेस, वो प्लेटफॉर्म कौन क्रिएट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पीसी से रिलेटेड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। या फिर सबसे पहले आया था MS डॉस, ठीक है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे यूनिक्स है, लिनक्स है, उबंटू है, OS2 है, मैक है, मैकिनटॉश, जैसे आपका एप्पल के लैपटॉप्स में या एप्पल के पीसीज में होता है। तो ये एग्जांपल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की।
कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स की? जैसे आपका पीसी है, उसी तरीके से मोबाइल में भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आप मोबाइल चला रहे हो, जिस मोबाइल पे आप अभी देख रहे हो, ठीक है ना, अब ये मोबाइल जैसे आप देख रहे हो तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का कौन सा है? एंड्रॉयड। अगर आप आईफोन से देख रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आईओएस। समझ आई बात आपको? उसी तरीके से और भी चीजें हैं, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। बाटा, सिम्बियन जैसे, पहले इससे इससे पहले आपने देखा होगा नोकिया जो है वो एंड्रॉयड से पहले किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती थी? सिम्बियन का। वेब ऑपरेटिंग सिस्टम मीगो, ठीक है, ब्लैकबेरी का अपना होता था। आप देखो यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोबाइल की कैटेगरी में भी है। अगर आपको याद होगा कि नोकिया ने बीच में फोन निकाले थे, नोकिया ने, उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किए थे। बाद में आई डोंट नो कि अभी वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, लेकिन नोकिया ने ऐसे मोबाइल निकाले थे जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते थे। ये थे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्रिएट करता है इंटरफेस, ये तो आपने समझ लिया, ठीक है ना। अब ये इंटरफेस दो तरीके के इंटरफेस क्रिएट करता है यहाँ पे, एक है CUI इंटरफेस, दूसरा है GUI इंटरफेस। अब CUI स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड यूजर इंटरफेस, एक ही चीज है दोस्तों ये, ठीक है ना। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड यूजर इंटरफेस, या फिर कभी कभी इसको CLI भी कहा जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये GUI क्या है दोस्तों? ये जो आप क्या कहते हैं इसको, डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हो या जो आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो दोस्तों, वो जो ऑपरेटिंग इंटरफेस होता है ना, वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है वो? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे मान लीजिए आपने लैपटॉप यूज कर रहे हो आप, तो लैपटॉप में आपको क्या दिखता है? उस पे डेस्कटॉप पे सबसे पहले आपको फाइलें शाइलें दिखती हैं या नहीं दिखती हैं? दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जैसे आपके एग्जांपल है MS विंडोज, ठीक है ना, जैसे मैक है, उबुंटू है, तो ये सारी एग्जांपल किसके अंडर आती हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंडर। उसी तरीके से जो आपकी कमांड यूजर इंटरफेस है उसकी एग्जांपल्स है MS-DOS, OS2, यूनिक्स, लिनक्स। इसको मैं अभी थोड़ा सा नीचे आपको बताता हूँ, कमांड यूजर इंटरफेस और GUI जो है वो क्या चीज़ है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब ये एग्जांपल्स आपको नोट करनी है। कभी कभी ये फैक्ट पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से दो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है। MS-DOS जो 1981 में जनरेट किया था, उसके बाद उन्होंने MS विंडोज जो है वो उस पर काम किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस CUI और GUI की बात कर रहा था मैं कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मैंने क्या कहा कि इसकी एग्जांपल क्या है? विंडोज। तो ये आपका मान लीजिए डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप में आपने फोल्डर्स बनाए होते हैं, ऐसे फोल्डर्स बनाए होते हैं या नहीं? स्क्रीन के ऊपर आपके आइकन्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई फोल्डर बनाया, उस फोल्डर का कोई नाम होता है, बिल्कुल नाम होता है, उसकी कोई शेप भी तो होती है, इस तरीके की शेप, इस तरीके की शेप होती है फोल्डर की। अब फोल्डर के अंदर आप सब फोल्डर बना सकते हो, फिर सब फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना सकते हो, मतलब ऐसे फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, ये सब चीजें तो पॉसिबल है ना, ठीक है। अब ये जो आप लैपटॉप या विंडोज या डेस्कटॉप देख रहे हो, ये किसकी एग्जांपल है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। अब ये कहोगे, अब ये जो करेक्टर यूजर इंटरफेस है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है दोस्तों? ये हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, नॉर्मल यूजर जो है इसका इस्तेमाल नहीं होते। इसमें क्या होती है? एक स्क्रीन होती है आपकी, ब्लैक सी स्क्रीन होगी, बस सिर्फ लिखा होगा, सिर्फ लिखा होगा, कोई आइकन कोई कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सुपर कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं ना, इसमें सिर्फ कमांड देने का काम होता है, कमांड यूजर इंटरफेस, बस इसमें सिर्फ लिखा जाता है, ठीक है। कोई आइकन नहीं, कुछ नहीं, ब्लैक सी स्क्रीन होगी, कुछ नहीं दिखेगा आपको, कोई इमेज, कुछ नहीं, बस आपको कमांड देती जाने, कमांड बस वो कमांड आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल जगह ये ऐसा काम नहीं होता है। अब यहाँ पे जो आपका स्क्रीन है वो एक तो यहाँ पे ब्लैक होगी, फिर ऐसे करके लिखा होता है, ये C डबल डॉट कॉलन, इस तरीके से यहाँ पे लिखा होता है, ये बना होगा, और इसके आगे आपको कमांड लिखनी पड़ती है। इसे कहा जाता है प्रॉम्प्ट। इसे क्या कहा जाता है? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब है इसके आगे आपको जो भी लाइन लिखनी है वो आप लिख सकते हो। प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है दोस्तों? ये एक ऐसा सिग्नल है, ये शो करता है कि कमांड बस आने ही वाली है, ठीक है ना। प्रॉम्प्ट इज ए सिग्नल दैट शोज कमांड इज कमिंग फ्रॉम द यूजर, कमांड इज कमिंग फ्रॉम द यूजर। अब दोस्तों एक और चीज है दोस्तों, ये जो स्क्रीन है किसकी? ये CUI इंटरफेस की जो स्क्रीन है, इसे टर्मिनल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टर्मिनल कहा जाता है। जिस तरीके से
आपके GUI में जो ये आपका डेस्क ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं हम? डेस्कटॉप कहते हैं हम। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। उसी तरीके से CUI में जो स्क्रीन है उसे कहा जाता है टर्मिनल। CUI कौन इस्तेमाल करते हैं? ये प्रोफेशनल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जो नॉर्मल हम लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं या PC वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। जिस तरीके से यहाँ फोल्डर्स बने होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होती है? डायरेक्टरी स्टोर्स होती है। डायरेक्टरी, फिर डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी, फिर सब डायरेक्टरी। ठीक है ना। अब इस डायरेक्टरी का खाली नाम होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती, क्योंकि यहाँ फोल्डर तो बना नहीं होता है। इस डायरेक्टरी का क्या होता है? खाली नाम होता है। यहाँ पे कोई, जैसे मान लो आपको कोई चीज स्टोर करनी है, तो CUI में आप चीज को कहाँ स्टोर करोगे? डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करोगे। कहाँ स्टोर करोगे? डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, फोल्डर जैसा ही होता है। ये जो जहां से आपकी ये चीजें स्टोर होना शुरू होती हैं या फोल्डर बनना शुरू होती है, इसे कहते हैं रूट। इसे क्या कहते हैं? रूट। ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब देखते हैं हम, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली दो हिस्से होते हैं। एक एक हिस्सा जिसे मोड भी कहते हैं, मोड कह लो या पार्ट कह लो ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब टेक्निकल टर्म है तो इसलिए मोड कहते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है, दूसरे हिस्से को कहते हैं कर्नल। कर्नल। आप जरा अपना मोबाइल निकालिए, मोबाइल में अगर आप जाके अबाउट फोन्स में जाके देखोगे, तो अबाउट फोन्स में अगर आप देखोगे तो वहां पे एक हिस्सा दिखा रहा होगा कि एंड्रॉयड कौन सा है ये। ठीक है, जो एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको दिख रहा होगा एंड्रॉयड 14, 13, 15 जो भी आप यूज कर रहे हो, है ना। फिर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो एक वर्जन दिखा रहा होगा, कर्नल वर्जन। कर्नल वर्जन। ठीक है ना, कि कौन सा वर्जन है ये कर्नल का। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके दो हिस्से हैं या दो मोड्स हैं। एक यूजर वाला मोड जिसमें आपका एंड्रॉयड होता है, एक कर्नल वाला वर्जन। ठीक है ना। अब ये जो कर्नल वाला वर्जन है, ये किसको ऑपरेट करता है? ये किसको मैनेज करता है? ये मैनेज करता है हार्डवेयर को। ठीक है ना। और ये जो यूजर वाला पार्ट है, ये किसको ऑपरेट करता है? या ऑपरेट करता है एप्लीकेशन को। इट डील्स विद एप्लीकेशन, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो तो उसको तो हार्डवेयर के साथ भी डील करना है और यूजर के साथ भी डील करना है या नहीं? क्योंकि मैंने क्या कहा था आपसे कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है। किस किस के बीच में? हार्डवेयर के बीच में और यूजर के बीच में। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हार्डवेयर के साथ डील करता है उसे कहते हैं कर्नल, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट यूजर के साथ डील करता है उसे यहाँ पे जनरली यूजर ही कहा गया है। समझ आई बात आपको? अब होता क्या है दोस्तों, कभी कभी पेपर में जैसे मान लो पूछा जाए आपसे कि कर्नल क्या है, व्हाट इज दिस कर्नल, क्या ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या ये एप्लीकेशन है, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन या नन। बेसिकली कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। ठीक है ना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है या ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बात है। ठीक है ना। तो कर्नल इज बेसिकली एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखें यहाँ पे, तो ये बेसिक चीज आपको समझ आई होगी दोस्तों कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी ये सब चीजें। आज थोड़ी सी क्लास लंबी है दोस्तों, लेकिन धैर्य रखें, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। देखें यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो पहले सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां से आपको नाम ही पता चल रहा होगा, बैच। बैच मतलब जैसे 3, 4, 5, 6, 7, जैसे मान लो 50 बच्चों का बैच। ठीक है ना। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कब की बात है? दिस इज 1960s की बात है ये। अब यहाँ पे इस बैच की क्या बात है? जैसे मान लो अभी हम बैच चला रहे हैं, जैसे मैं कंप्यूटर का बैच चला रहा हूँ, तो बैच का मतलब है कि जितने भी मेरे पास बच्चे होंगे वो सारे के सारे कंप्यूटर वाले बैच में क्या होंगे? कंप्यूटर के बच्चे ही होंगे जो कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे। हाँ या ना? मैथ वाला बच्चा तो कंप्यूटर वाले बैच में नहीं ना बैठेगा। इसका मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते थे एट ए टाइम। क्या कहा मैंने? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली जो आपके सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होते थे उनको इकट्ठा करते थे। ठीक है, जैसे मान लो 5 प्रोग्राम ऐसे हैं जो खाली प्लस प्लस का काम करते थे, तो उनको उनका एक बैच बना दिया, फिर उनको ऑपरेट करेंगे। जैसे मान लो 5 प्रोग्राम ऐसे थे जो सिर्फ माइनस माइनस का काम करते हैं, ठीक है ना, तो उनका एक बैच बना लिया, फिर उनको ऑपरेट कर लिया। समझ आई बात आपको? तो इसे कहा जाता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मान लो सिर्फ प्लस प्लस वाले, उनको इकट्ठा करके एक बैच बना लिया। उसी तरीके से 3 प्रोग्राम है माइनस माइनस वाले, तो उनको इकट्ठा करके एक बैच बना लिया।
अब 1960s की बात है दोस्तों, उस समय जो आपके कंप्यूटर्स होते थे ना, वो एक कमरे कमरे जितने होते थे। आज तो कंप्यूटर बेसिकली, आप मोबाइल जो है आपका, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। आज तो कंप्यूटर हाथ में आता है आपके। इसको कहा इसीलिए जो आपका मोबाइल वगैरह है या लैपटॉप वगैरह, इन्हें कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहले जमाने में जब कंप्यूटर बने होते थे, वो स्पेस खाते थे एक एक कमरे की। समझ आई बात आपको? उस समय जो कंप्यूटर ऑपरेट करते थे उन्हें कहा जाता था कंप्यूटर ऑपरेटर। अब ये कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, ये वही लोग बनते थे जिनको उसकी एक पर्टिकुलर नॉलेज होती थी। एक आम बंदा जो था, आम बंदा उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं चला सकता था, क्योंकि जितना इजी आज है कंप्यूटर चलाना, उतना इजी उस टाइम पे नहीं होता था। तो एक बंदा जिसको उसकी नॉलेज है वही चला सकता था। ठीक है ना? तो इसलिए क्या था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओनली यूजर विद पर्टिकुलर नॉलेज विल ऑपरेट द सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब लैक ऑफ यूजर इंटरेक्शन, उतना यूजर फ्रेंडली नहीं था। लैक ऑफ यूजर फ्रेंडली कह लो, यूजर फ्रेंडली या यूजर इंटरेक्शन, लैक ऑफ यूजर इंटरेक्शन, यूजर फ्रेंडली। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रेजेंट में कोई एग्जांपल है दोस्तों? बिल्कुल एग्जांपल है। ये आपके पेरोल सिस्टम में काम आता है। मैंने क्या कहा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम जो होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम, उनका एक बैच बनाया जाता है। जैसे मान लो जहां पे मैं काम करता हूं, यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है लोगों की? 1400 वर्कर्स की। अब इनकी सैलरी बनानी है। आप सैलरी बनाना तो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम है या नहीं है? तो 1400 लोगों की सैलरी बनानी है, तो एक सिमिलर टाइप का काम है। तो ये काम जो है वो कौन करता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। समझ आई बात आपको? ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पहले वाले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने क्या कहा था? सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम्स का एक बैच बनाया जाता था। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स का भी मतलब होगा। जैसे मान लो 3 प्रोग्राम्स हैं, एक प्रोग्राम का एक फंक्शन है प्लस करना, दूसरे प्रोग्राम का है माइनस करना, तीसरे प्रोग्राम का है मल्टीप्लाई करना। तो किसी भी प्रोग्राम को आप उठा सकते हो इसमें, इसलिए इसको कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब ये जो आपके प्रोग्राम होंगे दोस्तों, ये कहाँ पे हैं? रैम में, मेमोरी में। मेमोरी बोले तो रैम, मेन मेमोरी को रैम को ही कहा जाता है। ये इसके बाद एग्जीक्यूट कहाँ पे होंगे? ये एग्जीक्यूट होंगे आपके सीपीयू में। ऐसे ही तो बनता है ना, ये एग्जीक्यूट होंगे सीपीयू में। अब ये 3 प्रोग्राम है दोस्तों, यहाँ पे तो होगा क्या? पहले ये प्रोग्राम एक आएगा, एक को मैं यहाँ भेजूंगा। तो एट ए टाइम तो सीपीयू में एक ही प्रोग्राम चलेगा ना। जितना मर्जी मतलब मल्टी प्रोसेसर हो, ये हो वगैरह वगैरह हो, एट ए टाइम प्रोसेसर में एक ही प्रोग्राम चलता है, ये याद रखना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? ये पहला प्रोग्राम यहाँ पे जाएगा, फिर ये प्रोग्राम जब तक न कंप्लीट होगा तब तक इस प्रोग्राम को वेट करना पड़ेगा। पहला प्रोग्राम खत्म होगा, फिर उसके बाद दूसरा प्रोग्राम आएगा। ये फिर उसके बाद जब दूसरा प्रोग्राम पूरा खत्म होगा, फिर तीसरा प्रोग्राम आएगा। मतलब लाइन में चीजें चलेंगी। ये कुछ इस तरीके से समझो कि मान लीजिए एक टीचर है, एक टीचर है, ये अपने रूम में बैठा है, टीचिंग हॉल में या जो भी उसका ऑफिस है। तो बाहर बाहर जो है वो उसके बच्चे बैठे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 बच्चे बैठे हैं, ए बी और सी। अब इन तीनों बच्चों को मान लीजिए डाउट है या कुछ काम है इनको इस टीचर से। ठीक है। तो ये पहले एक बच्चा जो है इसके पास जाता है। अब मान लीजिए इस ए बच्चे को जब तक नहीं इसके सारे डाउट क्लियर कर ले, चाहे उसको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, तो फिर ये एक को भेजेगा। उसके बाद बी वाला जाएगा, तो बी वाले को भी मान लो 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, तो फिर उसको सेटिस्फाई करके भेजेगा ये। इसका मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस की कमी है। ठीक है ना, क्योंकि एक प्रोग्राम एट ए टाइम, तो दूसरे लोग क्या बोलेंगे कि यार टीचर उतना रेस्पॉन्सिव नहीं है, इतना जल्दी काम नहीं करता। आप मान लीजिए किसी ऑफिस में गए आप, तो उस ऑफिस में एक बंदा जो है वो एक ही बंदे को डील किए जा रहा है। अब 10 लोग गए, ठीक है ना, एक ही बंदे से डील किया जा रहा है, तो आप में भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आएगी, यार ये एक ही बंदे की बात सुन रहा है, हमारी तो ये बात ही नहीं सुन रहा है। तो उसे क्या कहेंगे हम? दैट इज लैक ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। तो यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्राम टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन ए मेमोरी। बट इसकी क्या खासियत, मतलब कमी क्या है इसकी? यहाँ पे लैक ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। मतलब यहाँ पे क्यों? क्योंकि वन प्रोग्राम एट ए टाइम इज प्रोसेस्ड इन मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, वन प्रोग्राम एट ए टाइम। अब देखते हैं हम मल्टीटास्किंग में क्या होता है। अभी तक क्या दिक्कत आ रही थी कि प्रोसेसर जो है वो एक ही, सीपीयू जो है आपका एक ही प्रोग्राम
रन कर रहा था। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से समझते हैं इसको कि मान लीजिए ये 3 बच्चे हैं ए, बी और सी करके, दोबारा बनाता हूं मैं यहाँ पे कहीं। मान लीजिए ये टीचर है यहाँ पे, तो आपके पास बच्चे हैं ए, बी और सी। ठीक है, इसको भी डाउट है, इसको भी डाउट है, इसको भी डाउट है। तो ये टीचर ने क्या किया कि ये ए आया, ए ने बोला कि मुझे 5 डाउट्स। उसने बोला ठीक है 5 डाउट है, कोई चक्कर नहीं, पहले अपना नंबर 1 डाउट बता। तो उसने बोला कि ये डाउट है, उसने उसको क्लियर किया, वापस भेज दिया, बोला कि पहले एक डाउट तो हो गया ना तेरा क्लियर, जाके वेट कर दूसरी जगह, वापस जा, जहां से वेटिंग हॉल में था वहां पे वापस चला। फिर दूसरा बी आया, इसने कहा कि मेरे तो 3 डाउट हैं, तो उसने बोला सबसे ऊपर वाला डाउट बता। तो इसका भी एक डाउट क्लियर करके इसको बोला कि जा वेटिंग रूम में वेट कर। उसी तरीके से जो तीसरा बच्चा था, तीसरा बच्चा भी आएगा, ये बोलेगा मेरे 10 क्या कहते हैं 10 डाउट हैं, तो इसका भी एक डाउट करके वापस आएगा। फिर ये पहले वाले को फिर वापस बुलाएगा, फिर वापस भेजेगा। इसी तरीके से आपको नहीं लगता है कि इस बार इस टीचर का जो रेस्पॉन्स है वो बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ा। उसी तरीके से होता क्या है दोस्तों, जो आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो एट ए टाइम रन हो रहे होते हैं तीनों। कैसे? पहले प्रोग्राम नंबर 1 गया यहाँ पे, उसका थोड़ा सा काम किया, फिर उसको वापस भेज दिया। फिर दूसरा प्रोग्राम आया, फिर दूसरे प्रोग्राम का थोड़ा सा काम किया सीपीयू ने, फिर बोला कि जाके वेट कर। वेट कहाँ पे करेगा वो? रैम में। फिर तीसरा प्रोग्राम आया, फिर उसका थोड़ा सा काम किया, वापस भेज दिया इसको वेटिंग रूम में। इसलिए रैम को जो है ना, इसको वेटिंग रूम ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैम को वेटिंग रूम ऑफ कंप्यूटर। आप बोलोगे ये क्या चीज है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ। प्रैक्टिकल एग्जांपल दोस्तों ये इस तरीके से है कि मान लीजिए आपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन खोली, ठीक है ना, आप कोई एप्लीकेशन खोल, जैसे मान लीजिए आपने व्हाट्सएप खोला हुआ है, तो आप व्हाट्सएप पे टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो आपने व्हाट्सएप पे टाइप कर रहे हो, साथ में आप मान लो गाने भी सुन रहे हो। आपने कोई दूसरी एप्लीकेशन, जैसे मान लो आपने म्यूजिक की कोई एप्लीकेशन सुन रही है, तो आप हेडफोन में वो गाने भी साथ साथ सुन रहे हो। तो प्रोसेसर क्या कर रहा है? जो आपका व्हाट्सएप वाला काम है वो भी साथ में कर रहा है, और वो जो दूसरा म्यूजिक वाला काम है वो भी साथ में कर रहा है। बेसिकली ये इतनी, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा तेज होती है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि भाई ये वन टाइम एक एक चीज को कर रहा है। समझ आई बात आपको? तो इसमें आपको लगेगा कि ये मल्टीपल टास्क एट ए टाइम कर रहा है। ठीक है, कर रहा है एट ए टाइम, ये एक ही टास्क कर रहा होता है। एट ए टाइम क्या कर रहा है? एक ही चीज को तो ये टीचर कर क्या रहा था? एट ए टाइम ये एक ही बच्चे को अटेंड कर रहा था। उसी तरीके से ये प्रोग्राम एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम चलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी इतनी तेज होती है कि आपको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, जैसे अब मैंने कहा आपसे कि आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हो व्हाट्सएप पे और साथ में आप गाने भी सुन रहे हो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, दो दो तीन तीन चीजें आप एक साथ कर सकते हो। तो इसमें क्या लिखा है ना, मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन रिसाइड इनसाइड द मेमोरी। वो तो ऑब्वियस सी बात है। मोर रेस्पॉन्सिवनेस, मोर रेस्पॉन्सिवनेस, यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस की बात क्या है? सीपीयू के रेस्पॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे। बेसिकली ये सारा कंसेप्ट किस कंसेप्ट पे आधारित है? टाइम शेयरिंग कंसेप्ट पे आधारित। टाइम शेयरिंग ही तो हो रहा है यहाँ पे कि 1 मिनट तू जा, फिर दूसरे मिनट मैं जाऊंगा, तीसरे मिनट मैं जाऊंगा। ये सारा कंसेप्ट किस पे बेस्ड है? टाइम शेयरिंग पे। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा था कि ये जो सारे प्रोग्राम हैं वो वेट कहाँ पे करते हैं? जाके रैम में। इसलिए वेटिंग रूम ऑफ कंप्यूटर जो है दोस्तों, वो किसे कहा जाता है? रैम को कहा जाता है। अब इसी के एक अंदर एक एग्जांपल है मल्टी थ्रेडिंग की। मल्टीटास्किंग के अंदर ही एक पार्ट आता है मल्टी थ्रेडिंग। आपने जैसे सुना होगा कि आप आजकल सुनते हो आप कि मेरा जो फोन है वो ऑक्टा कोर है, ऑक्टा कोर है, या मेरा फोन जो है वो क्वाड कोर है, क्वाड कोर, या फिर आपका फोन का जो प्रोसेसर है वो ड्यूअल कोर है। लैपटॉप्स भी तो इसी तरीके से आते हैं ना कि ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर लैपटॉप्स आते हैं आजकल। तो ये चीज क्या है दोस्तों? बेसिकली क्या है कि आपका एक सीपीयू है, सीपीयू एक ही है, सीपीयू 4 नहीं लगे हैं। जैसे क्वाड कोर है तो 4 सीपीयू लगे होंगे, ऐसा नहीं है, या ऑक्टा कोर है तो 8 सीपीयू लगे होंगे, ऐसा नहीं है। एक ही सीपीयू है, सीपीयू एक ही होगा आपके मोबाइल में और आपके क्या बोलते हैं कंप्यूटर में। लेकिन उस सीपीयू के अगर मान लो ड्यूअल कोर है तो 2 हिस्से कर देंगे, अगर क्वाड कोर है तो 4 हिस्से करेंगे उसके, और अगर ऑक्टा कोर है तो 8 हिस्से होंगे। बेसिकली ये कोर इस तरीके से डिसाइड होंगे कि ये अब 4 जगह जो है वो मैं 4 चीजों को रन कर सकता हूं। ठीक है, जो चीज सीपीयू जो था ना वो पहले विद द एडवांसमेंट, ये सब चीजें क्या हो रही हैं? विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीपीयू में पहले एक ही कोर था तो एक ही काम कर पाता था वो। अब मैंने इसको मल्टीपल कोर बना दिया, जैसे 2 कोर बना दिए तो एक काम यहां करा लेता हूं, ये काम यहां पे करा लेता हूं, मतलब सब डिवीजन होगी।
समझ आई बात आपको? तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इसमें मल्टी थ्रेडिंग में, जैसे मान लीजिए आपका कोर जो है वो ऑक्टा कोर है, सॉरी क्वाड कोर है। तो एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैं थ्रेड्स में डिवाइड करूंगा। किस में डिवाइड करूंगा? थ्रेड्स में डिवाइड करूंगा। तो मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम की 4 थ्रेड्स बना ली, T1 T2 T3 एंड T4, 4 थ्रेड्स बना ली। 4 पार्ट्स हैं बेसिकली, थ्रेड का मतलब है पार्ट। अब सिंस मेरा सीपीयू जो है वो क्वाड कोर है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस थ्रेड को मैं C1 में दे दूंगा, इस दूसरे थ्रेड को C2 में दे दूंगा, तीसरे थ्रेड को C3 में और चौथे को C4 में, और मेरे चारों काम जो है वो एक साथ हो जाएंगे। इसका मतलब इस बार ये प्रोग्राम जो है वो जल्दी रन होगा, ठीक है ना? जिसको अगर मान लीजिए पहले जो है वो 4 मिनट लगते थे, अब वही काम जो है वो 4 जगह हो रहा है अलग अलग। इसका मतलब वो काम जो है वो 1 मिनट में हो जाएगा। समझ आई बात आपको? तो ये जो मल्टी थ्रेडिंग है, इट इज ए पार्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। थ्रेड का मतलब है बेसिकली, थ्रेड इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम। थ्रेड इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है? समझ आई बात आपको? तो ये आपके मोबाइल से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको बताया। मोबाइल से और आपके लैपटॉप से रिलेटेड भी है ये, कि ड्यूअल कोर, ऑक्टा कोर। बेसिकली कंसेप्ट क्या था दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ इसमें। एक मिनट। आप देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, कि मान लीजिए ये आपका मदरबोर्ड है। तो क्या था पहले, कि पहले मैंने क्या कहा था कि ये एक सीपीयू लगा है। तो इस इतना सा मान लीजिए एक मदरबोर्ड थी पहले, इस मदरबोर्ड में आपने एक सीपीयू लगाया, ठीक है? सीपीयू लगाया। अब होता क्या था दोस्तों, कि मैंने क्या कहा था कि एक प्रोग्राम जो है वो सीपीयू में एक ही बार चलेगा, एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम रन करेगा। फिर आप चाहते हो कि मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करें, तो आपने सोचा कि क्या करूं, क्या कि मल्टीपल सीपीयू लगा लेता हूं। तो मल्टीपल सीपीयू से दो तीन चीजें होंगी। एक तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, कॉस्ट बढ़ेगी। चलो कॉस्ट का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन साइज भी तो बढ़ेगा। साइज भी तो बढ़ेगा ना दोस्तों। मान लीजिए आपका मोबाइल है, मोबाइल की चिप पहले इतनी है, तो उसमें आपने एक सीपीयू यहाँ पे लगाया। इसके अलावा और भी तो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जो यहाँ पे लगेंगे। तो अभी आपने क्या किया, मान लो इतने से जगह पे आपने दूसरा सीपीयू लगा लिया, तो इसके जो पार्ट थे आपको, अभी आप इसको उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा मदरबोर्ड को। अब मान लीजिए अगर आपको 3 सीपीयू लगाने तो और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना? 4 लगाने तो और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं ना दोस्तों, आजकल काम चल रहा है नैनो टेक्नोलॉजी पे। किस पे चल रहा है? नैनो टेक्नोलॉजी पे। तो दिन ब दिन चीजें जो है वो छोटी होती जा रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस कंसेप्ट को कुछ इस तरीके से विद, क्योंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है वैसे वैसे आपको आइडियाज आते हैं, ठीक है? तो उन्होंने बोला ऐसा करते हैं कि एक ही सीपीयू बनाते हैं, सीपीयू तो एक ही रखेंगे, उस सीपीयू को 4 हिस्सों में क्यों ना डिवाइड, या पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? कि ये वाला हिस्सा एक काम करेगा, ये वाला हिस्सा दूसरा काम करेगा। हाँ या ना? ठीक है। तो अब इसने क्या कहा, चलो बढ़िया बात है ये। फिर जैसे एडवांसमेंट हुई, फिर हमने 4 कोर्स में डिवाइड किया। फिर जैसे एडवांसमेंट हुई तो फिर हमने क्या किया, इसको 8 कोर्स में डिवाइड किया। तो आजकल जो चल रहा है ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स चल रहे हैं, ठीक है? समझ आई बात आपको कि ये चीजें कैसे डेवलपमेंट होती है विद टाइम। चलिए वापस चलते हैं। तो ये था दोस्तों कंसेप्ट किसका? मल्टीटास्किंग का। मल्टीटास्किंग के अंदर ही हमने कंसेप्ट समझा किसका? मल्टी थ्रेडिंग का दोस्तों। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं इसमें एक्चुअल में मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं आपके, सीपीयू 1, सीपीयू 2, सीपीयू 3। तो ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? आपके सुपर कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? पैरेलल प्रोसेसिंग पे। किस कंसेप्ट पे? पैरेलल प्रोसेसिंग पे। इसलिए तो सुपर कंप्यूटर्स तेज होते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। अब मैंने क्या, अब इस प्रोसेसर, ये सीपीयू है, इस सीपीयू के अंदर वो जो क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, वो तो है ही है, ठीक है? और लेकिन एक्स्ट्रा सीपीयू भी लगाए गए हैं, ठीक है ना? तो यहां पे क्या है, जैसे प्रोग्राम नंबर 1 है, तो इस प्रोग्राम नंबर 1 के मैं पहले, मान लो ये प्रोग्राम नंबर 1 मुझे इस सीपीयू से चलाना है, तो ये इस वाले सीपीयू से चल जाएगा। अब ये मान लो अगर ये ऑक्टा कोर है, तो ऑक्टा कोर का मतलब इस प्रोग्राम को मैं पहले 8 थ्रेड्स में डिवाइड करूंगा। 8 थ्रेड्स में डिवाइड करूंगा और 8 के 8 कोर्स में दे दूंगा, तो कितना जल्दी हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा प्रोग्राम है, ये इधर दे दूंगा, इसके भी 8, अगर ऑक्टा कोर है तो इसके भी मैं 8 थ्रेड्स में डिवाइड करके इसको दे दूंगा, ये भी जल्दी काम हो जाएगा। इसलिए सुपर कंप्यूटर्स फास्ट होते हैं, क्योंकि एक तो उसमें पहले मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं, फिर वो भी अंदर मल्टी
कोर्स वाले लगे होते हैं, तो आप सोचो कि कितने तेज होते होंगे ये, ठीक है। इसीलिए इनमें एक किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग के कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम से मल्टीपल प्रोसेसर्स, जैसे एग्जांपल है आपकी यूनिक्स वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये फन फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे होते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, हार्ड वाले आरटीओएस, ठीक है, या फिर आरटीओएस, दूसरा है सॉफ्ट आरटीओएस। हार्ड वालों का जो रेस्पॉन्स होता है वो फिक्स्ड होता है, सॉफ्ट वालों में आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से समझे यहाँ पे कि जो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका रेस्पॉन्स फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड रेस्पॉन्स टाइम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके जो आपकी कार है, जो आपकी गाड़ी है, उस गाड़ी में अंदर एक प्रोसेसर लगे होते हैं। तो वो कौन किस टाइप के प्रोसेसर लगे होते हैं, ये वाले प्रोसेसर लगे होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए आपकी कार की टक्कर होगी दूसरी कार के साथ, तो जैसे ही टक्कर होगी वो इंपैक्ट जैसे ही सीपीयू को पता लगेगा वैसे ही आपके एयरबैग्स खुल जाएंगे। तो ऐसे में लैग नहीं चाहिए, ठीक है। मान लो कि लैग चलेगा तो फिर तो तब तक बंदा मर जाएगा जब तक एयर बैग्स खुलेंगे, ठीक है। अब वो जितना बढ़िया वाला रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने लगाया होगा उतनी जल्दी एयर बैग खुल जाएगा आपका, ठीक है। तो एग्जांपल है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। वो क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है। एप्लीकेशन इसकी है ऑटोमेटिक पैराशूट्स। ऑटोमेटिक पैराशूट्स में होता क्या है, इसमें भी एक चिप लगाई जाती है कि पर्टिकुलर हाइट आने पे वो खुद ब खुद जो पैराशूट जो होगा वो ओपन हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो स्काई डाइविंग करते हैं, ठीक है, तो वो स्काई डाइविंग करते करते जैसे नीचे आते हैं, तो अगर उन्होंने ऑटोमेटिक पैराशूट लगाए हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक पैराशूट लगाए हैं, अगर वो खुद से खोलना भूल गए तो एक पर्टिकुलर हाइट के बाद जो है वो जो पैराशूट होगा वो खुद से ओपन हो जाता है। समझ आई बात आपको, ठीक है। क्यों, उसका रेस्पॉन्स टाइम जो होता है वो फिक्स, जैसे उसको वो हिट करेगा उस हाइट पे वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। एयर बैग का भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जो कार्स में होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनके एग्जांपल है जैसे ट्रॉन है, ओएससी है, विंडो सीई है, आरटी लिनक्स है, वीएक्स वर्क्स है, ठीक है। दीज आर एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कभी कभी, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो अभी हमने पढ़ा ये हार्ड ही होता है, ठीक है ना। ये हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जिसका रेस्पॉन्स फिक्स होता है, जिसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका रेस्पॉन्स टाइम है उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों होता क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। मतलब आपके पास एक 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 कंप्यूटर सिस्टम, आपका मेन कंप्यूटर ये है, उस मेन कंप्यूटर में क्या है, आप सीपीयू लगा है, उसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाला है और रैम भी है। ये तीनों चीजें बेसिकली यही तीन बेसिक चीजें होती हैं किसी भी कंप्यूटर में। तो जो आपका मेन कंप्यूटर है जिसके साथ बाकी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, जिसके साथ बाकी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, इस मेन कंप्यूटर में सीपीयू भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और रैम भी है। इसके साथ जो बाकी कंप्यूटर्स लगे हैं या डिवाइसेस लगी हैं उनमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला। देखो जरा, इसमें खाली सीपीयू और रैम डाला है, इसमें भी खाली सीपीयू और रैम है, इसमें भी खाली सीपीयू और रैम है, इसमें भी खाली सीपीयू और रैम है। ये जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं इस मेन कंप्यूटर के साथ उसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं किया, ठीक है ना। अब ऐसे में जब भी इनको कोई काम करना होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका यूज करेंगे, इस मेन कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसी का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी इसकी जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में होती है। किसमें, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में होती है दोस्तों। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है AIX ऑपरेटिंग सिस्टम, ये DY कुछ नहीं है, ये डायनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आईरिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको याद रखनी है।
आप देखिए दोस्तों, दूसरा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा नहीं लग रहा आपको कि इसमें भी मेन कंप्यूटर था, फिर इसके साथ बाकी डिवाइसेस कनेक्टेड थी? उसी तरीके से आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे देखिए जरा, जो इसके साथ चीजें कनेक्टेड हैं, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उनका भी एक इसका ये जो मेन कंप्यूटर है आपके पास, इसमें सीपीयू, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उसमें देखो जरा, सीपीयू, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं इस बार, इनका अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी का अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहा गया इसको? क्योंकि जो आपका मेन कंप्यूटर है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा था? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एग्जांपल बताओ, कुछ समझ नहीं आया ये चल क्या रहा है? दोस्तों कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि इसके साथ क्या है, स्मार्टफोन कनेक्ट है, या टैबलेट कनेक्ट है, या लैपटॉप कनेक्ट है, या डेस्कटॉप कनेक्ट है। ये कुछ इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो जैसे मेरा मोबाइल है। अब मोबाइल में आपने देखा होगा कि जैसे आपकी गूगल फोटोज है या गूगल ड्राइव है, ठीक है ना? तो आप क्या करते हो, ऐसे में एक ऐसे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हो, जैसे मान लो आपको डर है कि कल को मेरा फोन ना कहीं गुम हो जाए या मेरा कहीं फोन ना टूट जाए, तो मेरे फोन में जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, जैसे मान लीजिए फोटोज हैं, आपके पास 1000 ऐसी फोटोज हैं जो आप चाहते हो कि ये मेरे साथ हमेशा रहें। तो आप क्या करते हो, उन फोटोज को गूगल ड्राइव में स्टोर कर लेते हो, या फिर गूगल फोटोज में स्टोर कर लेते हो कि मान लो ये फोन चला भी गया तो मैं वहां से वो फाइलें ले लूंगा। या मान लीजिए मैंने कल को नया फोन लिया, तो ये फोटोज मुझे गूगल फोटोज में जब भी उसमें आईडी डालूंगा, तो जो भी फोटोज वगैरह होंगी या फाइल वगैरह होंगी, वो मैं कहाँ से ले लूंगा? इन गूगल फोटोज से या गूगल ड्राइव से लूंगा। इसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसे क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बेसिकली गूगल जैसे आपको अभी 15 GB का डेटा मेरे ख्याल से फ्री देता है आपको स्टोर करने के लिए। इससे ऊपर अगर आपको 15 GB से ऊपर अगर आपको चाहिए 100 GB तक, तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो यही एक एग्जांपल है किसकी? ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे ये गूगल फोटोज वगैरह, ये सारे किसके एग्जांपल्स है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। बाकी सारे स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, ये सारे इसके साथ क्या आपके स्मार्टफोन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन आप इसको क्या कर, सिक्योर करने के लिए जो है वो एक मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो, जिसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क का क्या मतलब होता है? नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसकी? क्लाउड स्टोरेज, फाइल सर्वर। क्लाउड स्टोरेज जैसे मैंने आपको कहा कि गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और एप्लीकेशन ऑफ एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या एग्जांपल्स हैं आपके पास? विंडो सर्वर 2003, विंडो सर्वर 2008, नोवल नेटवर्क, BSD। ये कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों इसकी, ठीक है ना, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो आई होप आपको ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो समझ आया होगा दोस्तों। अब थोड़ा सा हटके मैं यहाँ कुछ मिसलिनियस में चीजें कराना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से भी डिवाइड किया जाता है, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है कभी कभी। अब ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक क्लासिफिकेशन है दोस्तों। क्या है? जैसे अभी तक हमने पढ़े ना डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हमने, फिर ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसर, ये सब टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़े ना अभी हमने, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कभी कभी क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरीके से होती है, सिंगल यूजर क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है एट ए गिवन टाइम ओनली सिंगल पर्सन कैन एक्सेस द सेम डाटा, ठीक है। जैसे आपका एंड्रॉयड है, ये क्या है? ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब? आप मोबाइल एट ए टाइम एक ही बंदा यूज कर सकता है ना। जैसे आपके पास मोबाइल है, ठीक है, उस मोबाइल को एट ए टाइम एक ही बंदा यूज कर सकते हैं या दो बंदे यूज कर सकते हैं? मतलब अपने, जैसे मान लो मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं यूज कर रहा हूँ, फिर दूसरे के हाथ में है तो वो यूज कर रहा है, तो इसे कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे आपका एंड्रॉयड है या जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसमें है वो भी तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एट ए टाइम एक ही बंदा तो यूज करेगा उसको। आपके लैपटॉप में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लैपटॉप मेरे पास है तो एट ए टाइम मैं ही यूज कर रहा हूँ, अगर मेरे ब्रदर को चाहिए तो बाद में वो यूज करेगा। तो एट ए टाइम एक ही बंदा जो है वो यूज कर सकता है। ये क्लासिफिकेशन है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे जिसमें एक
किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एट ए टाइम मल्टीपल बंदे एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि मोर देन वन यूजर कैन एक्सेस द सेम डेटा एट द सेम टाइम। एग्जांपल लिनक्स, यूनिक्स। समझ आई बात आपको? जैसे कंपनीज में होती हैं, अब कंपनीज में ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास 50-100 बंदे हैं तो एक ही बंदे से मैं काम कराऊंगा। तो ऐसे ऐसे में क्या होते हैं कि सर्वर होते हैं जिसके साथ सारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो दिस इज लिनक्स एंड यूनिक्स। अब देखिए यहाँ पे, क्या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो काम में आते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर्स? जैसे एमी, टीम व्यूअर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि एमी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट करता है। या फिर टीम व्यूअर जो है वो सिंगल यूजिंग ऑपरेट, जैसे आपने देखा होगा कि काफी बार आपने देखा होगा, जैसे मान लो आपके लैपटॉप में कोई दिक्कत आ गई तो कंपनी में बैठा बंदा जो वो उसका एक्सेस ले लेता है आपसे। वो कहता है कि वो अपने जो अपना आपका जो लैपटॉप है उसमें ये वाला सॉफ्टवेयर डाल दो, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर डाल दो, फिर उसका एक्सेस उस बंदे के पास चला जाता है। तो ऐसे में वो कन्वर्ट हो रहा होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब इस लिनक्स यूनिक्स पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले तो लिनक्स आपको पता होना चाहिए, इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। एग्जाम्पल उबंटू, फिडोरा, रेड हैट, मिंट, शूशे, पेबियन एटसेट्रा। जो आपका यूनिक्स है दोस्तों, दिस इज क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर या प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल ओ एस एक्स, सोलरिस, बी एस टी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की। कभी कभी आपसे पता क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या फिर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले हमने इस ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हमने कल पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स को दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया था। एक किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एक किया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, अगर आपको याद होगा तो। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। दो तरीके के सॉफ्टवेयर, मतलब दो डिवीजन की जाती है इसकी। एक होता है हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर या फिर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं इसकी एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है दोस्तों, एक हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर, एक वर्टिकल सॉफ्टवेयर। हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर का मतलब है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स, और वर्टिकल सॉफ्टवेयर्स का मतलब है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अब जैसे हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर जनरल सॉफ्टवेयर होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर यूजर की रिक्वायरमेंट को देख के नहीं बनाए जाते हैं, ये एज ए होल यूजर्स को देख के बनाए जाते हैं, ठीक है। नॉट बेस्ड ऑन पर्टिकुलर यूजर रिक्वायरमेंट। जैसे आपका व्हाट्सएप है, क्या ये आपको देख के या मेरे को देख के बनाया गया है? क्या नहीं, ये पूरी जनता को देख के बनाया गया है। तो ठीक है, तो व्हाट्सएप जैसे एमएस ऑफिस है या फिर ब्राउजर है या कोई मीडिया प्लेयर है, तो ये किसी पर्टिकुलर बंदे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बनाया जाता है, ये एज ए होल जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स या फिर हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। अभी वर्टिकल सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? लिखा भी है मैंने यहाँ पे स्पेशल पर्पस। ये इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किए जाते हैं, यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे फिनेकल है, अब ये बैंक्स में यूज होता है, ये सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर बैंक में यूज, जैसे मान लीजिए पीएनबी है, तो पीएनबी जो है वो अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रही होगी। जैसे मान लो जेएंडके बैंक है, वो किसी अपने पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही होगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल है फिनेकल। क्या है फिनेकल? ये फिनेकल दिस इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर यूजर रिक्वायरमेंट, कस्टमाइजेशन होती है इसमें, कस्टमाइजेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मिप्स है, MIBS, ये एजुकेशन फील्ड में ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कल हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, मैंने ये भी कहा था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं या नहीं होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का क्या काम है? जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके काम को सपोर्ट करना। यही कहा था ना मैंने कि इनका रोल होता है सपोर्टिंग रोल, कि एनहांस करना। किसको एनहांस करना? जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है
उस ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को सपोर्ट करना या उसके रोल को एनहांस करने का काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी, डिवाइस ड्राइवर्स, डिस्क क्लीनअप्स, ठीक है ना, जैसे ये बैकअप एंड रिकवरी, एंटीवायरस, ठीक है। अब कुछ चीजें इसमें मैंने ऐड की हैं, जैसे डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। आप जरा मुझे बताएंगे कि ये डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? याद है आपको, हमने मेमोरी में एक चीज पढ़ी थी, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। उसी तरीके से होती है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। आप जरा नीचे बताएंगे कि ये डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन होती क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने नोट्स में डेफिनेशन ऐड कर लेना, ठीक है। उसी तरीके से आप देखेंगे ये फायरवॉल क्या चीज है। नीचे नीचे आप एग्जांपल, नीचे आप सॉरी कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये फायरवॉल क्या चीज है। और ये दोस्तों क्लिपबोर्ड, ये तो हम रोज यूज करते हैं। ये क्लिपबोर्ड क्या चीज है वो चीज बताना जरा। ये क्लिपबोर्ड को आपको पता है? क्लिपबोर्ड के मेजॉरिटी ऑफ जनता को नहीं पता होगा ये, ठीक है। क्लिपबोर्ड दोस्तों पता क्या होता है? क्लिपबोर्ड होता है, जैसे मान लो आपने कोई चीज कॉपी कर ली। मान लो मैंने 10 लाइनें जो है वो किसी एक जगह से टेक्स्ट, 10 लाइनों का जो टेक्स्ट है वो कॉपी किया, फिर मैं जाके दूसरी जगह उसको पेस्ट करता हूं। अब ये कॉपी करके गया कहां? कॉपी करके दोस्तों ये गया क्लिपबोर्ड के ऊपर। कहां पे गया? क्लिपबोर्ड। आपके जो आपका कीबोर्ड होता है ना, उसके अंदर होता है एक क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो आप वहां से फिर उसको कॉपी करते रहते हो दूसरी जगह, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास जो है वो पसंद आई होगी। देखिए दोस्तों, अब क्लास होगी मंडे को, सॉरी इस मंडे को नहीं होगी, अब नेक्स्ट मंडे को होगी क्लास। तब तक आप रीजनिंग की क्लासेस चलाएंगे। मुझे लग रहा है ये क्लास जो है वो काफी लंबी होगी, और अभी तक आपके पास 13 क्लासेस कंप्यूटर की आ गई हैं दोस्तों, ठीक है। मैं कंप्यूटर सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि काफी डेटा आपके पास आ गया है। सिर्फ पढ़ने का ही काम नहीं करना है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करनी है, आपको जो है उसको सही यूटिलाइजेशन भी करनी है इसकी। तो आप एक हफ्ता जो है उसको रिवाइज कीजिए, तब तक हम रीजनिंग की क्लासेस शुरू करते हैं। थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं आपको। अगर दोस्तों आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगता है, और वीडियोस को जरूर लाइक किया किया कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सी यू इन सम अदर क्लास। थैंक यू सो मच।